नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और आज प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। और ये यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उससे ये सारे प्रश्नों को लिया गया है और SSC के द्वारा पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका है प्राचीन इतिहास से, एंशियंट हिस्ट्री से। और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। यह जो है भीमबेटका पूरा जो है मध्य प्रदेश में है। और आपको पता है कि ये पूरा पाषाण काल के है मध्य प्रदेश के कौन सा जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ पर भारतीय इतिहास में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह भी मिले हैं। इसकी खोज जो है 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर द्वारा की गई थी और वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो भीमबेटका को कब घोषित किया गया है? तो 2003 में इसको घोषित किया गया है विश्व धरोहर में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्राचीन इतिहास भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगा है? सही उत्तर होगा आपका नवपाषाण। देखिए, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन के पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? सही उत्तर होगा महगड़ा। ठीक है, यह जो है मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण देता है। महगड़ा में जो है नवपाषाण काल का पूरा स्थल है, जो कि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र के में बेलन नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खोज की गई 1975-76 में हुई और पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल मवेशियों के खुर के निशान, बकरी, भेड़, घोड़े और हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के जो है पालने का प्रमाण मिला है। ये था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे, क्या थे ये? तो सही उत्तर होगा पत्थर की औजार। माइक्रोलिथ्स जो थे वो पत्थर के औजार थे। ठीक है, स्टोन टूल्स थे। इसकी लंबाई जो है 1 से 5 इंच की होती है। चलिए, ये जो है भीलवाड़ जिले के कोठारी नदी के तट पर बागोर भारत के सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है और इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा गया है, पूरा पाषाण काल पुरातात्विक महत्व। निम्नलिखित में भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थित है। ये SSC MTS द्वारा पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर होगा होना सागी। होना सागी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है, क्या हो जाएगा ये? एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? करेक्ट उत्तर होगा पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। चलिए, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका फैक्ट को देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया और यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर के 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। और इस दौरान मानव के इतिहास में 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। देखिए, औजारों की स्थिति की बात करें तो आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये औजार निर्माण के क्रम का है। अगला जो क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण है? सही उत्तर होगा बुर्ज होम। ये जो है कश्मीर में स्थित है। यहाँ कई प्राचीन गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। यही चीज है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ के नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। सही उत्तर होगा बलूचिस्तान। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। एक महत्वपूर्ण स्थान है मेहरगढ़ और नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं और यहाँ यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान यानी बोलन नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी आपके परीक्षा के भी से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में ये जगह स्थित है। और पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? भीमा नदी की। और यह सहायक घोड़ा के पर स्थित है। ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोग मुख्य पेशा कृषि था और जानवरों को दूध तथा मांस के लिए पाला जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पुरातत्व स्थल कोल्डिवा कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश में है। ये सभी स्थान से संबंधित क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी पाई गई है? तो सही उत्तर होगा हथनोरा में। ये जो है स्थल जहाँ पर मानव की खोपड़ी पाई गई है। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का ऐतिहासिक है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है और यह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में एक गांव है। याद रखिएगा। और यह जो है 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल डॉक्टर अरुण सोनाकिया ने प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर पुरातात्विक विदों का 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर होगा बुर्ज होम। तो बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, यह पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और यह नवपाषाण युग के सभ्यता को पता लगा है, जहां जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोरवे कल्चर नाम थोड़ा पटांग है, चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल है निम्नलिखित में कौन सा है? तो सही उत्तर होगा बुर्ज होम, जहाँ पर कुत्ते के साथ साथ किसको दफनाया जाता था? मालिक के साथ जो है कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ से क्वेश्चंस टॉपिक नंबर 2 जो कि एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का है। टॉपिक नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? सही उत्तर होगा लोथल। लोथल के पास एक बंदरगाह पाया गया है और इससे संबंधित जो है CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर एक वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुरा और सोरकटदा प्रभासपट्टनम पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख स्थल था। चान्होदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है। याद रखेंगे। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला तथा कालीबंगा राजस्थान में के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 1948 में आर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नलियों को ईंटों से बनाया गया था।
सही उत्तर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनाया गया था। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया है? सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यहाँ पर जो है इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की, जहाँ ईंटों से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी शौचालय, विशाल अन्नागार और स्नानागार, ये सभी चीजें पाई गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, जिस स्थल पर द ग्रेट विशाल स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सही उत्तर होगा सोर्तुगई। तो सही उत्तर होगा यह जो है सोर्तुगई और मुंडीगाग दोनों अफगानिस्तान में है। ठीक है, यहाँ नाम एक ही दिया है, याद रखेंगे। सोर्तुगई उत्तरी अफगानिस्तान के कोकचा और ऑक्सास नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार पाया गया है, उसमें प्राकृतिक चारकोल को चढ़ा करके परत जलरोधी बनाया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, आगे हम लोग देख लेते हैं। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी के ईरानियों द्वारा कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? हिंदोस। याद रखेंगे, हिंदोस। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी के को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था, और हिंदोस नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है, तथा 2500 साल पहले ईरान में यहाँ लोग इसे हिंदू के नाम से जानते थे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देमदाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। देमदाबाद जो है, देमा देमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह जो स्थल है गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है, और इसकी खोज बीपी बोप्रिदकर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सही होगा सोर्तगई, जो कि अफगानिस्तान में है। याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी उत्खनन के द्वारा प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई, और कोटदीजी और बालकोट चान्होदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जहां सुरतगोई अफगानिस्तान में है। याद रखेंगे, जो कि ये सभी वहीं पर है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, और इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा की गई थी, और यह 3 स्थलों में विभक्त होने के साथ साथ उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे, ये सभी परीक्षा के विषय महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में से कौन सी धातु मिली है? सही उत्तर होगा तांबा। यहाँ से तांबा मिला है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजार साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जब ताम्र प्रसारण युग की शुरुआत हुई, तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे और चांदी और सोने से परिचित थे।
लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन से है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हॉल मॉडल कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं बनवाली में। बनावली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और पुरातात्विक स्थल जो रंगोई नदी के तट पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1973-74 में आर.एस. विस्टा द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरी का खुदाई की था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आर.एस. विस्टा। धौलावीरा की खुदाई 1990 में आर.एस. विस्टा ने किया था। चलिए, कब किया गया था तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा संस्कृति इस नगर की खोज पुरातात्विक जगतपति जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की। 1990-91 में आर.एस. विस्टा द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। क्वेश्चन नंबर 28, धोलावीरा और लोथल प्राचीन हड़प्पा बस्तियों में वर्तमान भारतीय राज्य स्थित है। सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात धोलावीरा धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में जगपत जोशी ने की। जबकि लोथल जो एक बंदरगाह स्थल है जो गुजरात के खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने वर्ष 1991 में की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल पर डैश हल रेखाओं के निशान पाए गए हैं? सही उत्तर होगा कालीबंगा। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान पाए गए हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में घाघरा नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल पर बी लाल और बी.के. थापर ने की थी। और कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रार्थना प्रथा भी मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है और ये आप लोग के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है? सही होता होगा सुमेरियन। सुमेरियन यह मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के किनारे स्थित हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह जो है ना भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1953-54 में ये रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते हैं। सही उत्तर होगा आंगन। एक आंगन के आसपास बने होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई हैं? सही उत्तर होगा आपका लोथल। ये सभी एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया, मेलुहा। क्या हो जाएगा? मेलुहा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। सही उत्तर होगा आपका 3। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हरियाणा में कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी। ठीक है। हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर राखीगढ़ की खोज 1975 में सूरजभान ने की थी और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। और इस स्थल में मानकों के चिकना करने का घर्षण पत्थर दांत बारहसिंगा सिंह ये सब मिले हैं। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है। सही उत्तर होगा कांसा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु
सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमाबाद किस नदी के तट पर है? सही उत्तर होगा परवरा नदी के तट पर है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है परवरा नदी, और जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है, और ये बीपी बख्तर द्वारा खोजा गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, निम्न में से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो सही उत्तर होगा देमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? सही उत्तर होगा रोपड़। रोपड़ जो है सिंधु के तट पर, नदी के तट पर नहीं है। रोपड़ आधुनिक रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल है, जो पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है सतलज के किनारे है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे की अंगूठियाँ, कांच से सैल्यूट, टेराकोटा केक, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाना, तांबे की कुल्हाड़ी प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शेष सभी विकल्प सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं, चाहे कोट डीजी हो, मोहनजोदड़ो हो, चाहे चाहनुदड़ो हो, ये सभी जो है सिंधु, जबकि रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? सही उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के स्थित परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, जो हनुमानगढ़ जिले के सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। कालीबंगा जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। संसार में प्राचीनतम दीवारों से बनती हुई गारे से जोड़ा जाता है। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? सही उत्तर होगा कालीबंगा। सिंधु घाटी के पूर्व क्षेत्र में संदर्भित करने के लिए 6ठी से 5वीं बीसी के किस पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर होगा हिंदू। हिंदू। चलिए 43 के बाद हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, सभी प्रश्न आपके परीक्षा के बीच में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में भारत जन के नाम पर इंडिया नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? सही उत्तर होगा ऋग्वेद। इसका डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भारत जन का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के रूप में खाली स्थान की जगह लोहे का इस्तेमाल किया गया। सही उत्तर होगा कांसा। इसका डिटेल देखते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 रज्ञा युद्ध का उल्लेख है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 रज्ञा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तथा तंत्र मंत्र का संग्रह है? सही उत्तर होगा अथर्ववेद। 4 वेद में अथर्ववेद में बुरी आत्माओं बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी? सही उत्तर होगा जन। आर्यों के मुख्य सामाजिक इकाई जन थी, और आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति और जन शासक का राजन कहलाते थे। ये आप लोगों का डिटेल क्वेश्चंस किया जा रहा है, और जितने भी हमारे फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं सभी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सभी एसएससी
में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि आप जेएसएससी और जेएपीएससी की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? सही उत्तर होगा वैश्य। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य सेवा करना शूद्र का काम था। इस काल में वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर निर्धारित होने थे। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है? सही उत्तर होगा व्यास। व्यास नदी को विपाशा के नाम से बोला जाता है। व्यास नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है। यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है और व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से में स्थित रोहतांग दर्रे में है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से बहती हुई चलती है। कुछ नदियों के नाम जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। चिनाब का जो प्राचीन नाम है आस्किनी है, सतलज का सतुद्री, रावी का परूशनी, झेलम का विस्तता, गंडक का सदा सदानीरा, गोमती का गोमली प्राचीनतम नाम है। याद रखेंगे। वैदिक कार्य और सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। झेलम का जो है पुराना नाम क्या है? सही उत्तर होगा विस्तता। ठीक है, याद रखिएगा विस्तता। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है, परुशनी किस नदी का नाम है? तो परुशनी जो है रावी की नदी का नाम है। विपाशा किसकी नदी का नाम है? तो विपाशा जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है। आस्किनी जो है आप लोग को आस्किनी जो है चिनाब नदी का है और यहाँ पर आप लोग सभी देख ही लिए हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में विस्तता के रूप में किया गया है? सही उत्तर होगा झेलम। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद का तात्पर्य है ग्रंथ, मंत्र गाए जा सकते हैं, संगीतमयी है। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद संकलित मंत्रों, देवताओं की स्तुति का समय जाता है। सामवेद में टोटल कितने ऋचाएं हैं? 1549। 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का ज्ञान सामवेद के समय उद्गता करते थे। सामवेद 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौमुद, जैमिनी, तलवारकम और राणवीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सही उत्तर होगा ऋग्वेद। इसका डिटेल देखते हैं। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों की संख्या टोटल कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद को ऋषियों मुनियों के द्वारा मौखिक रूप से वर्णित ऋचाओं में कर्मबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में जाना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद को मंत्रों तथा बलि विधि के लिए जाना जाता है। आगे है, सामवेद को भारतीय संस्कृति का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद को आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति को का वर्णन है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि विधि है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद को आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र सूक्त है? सही उत्तर होगा ऋग्वेद। इसका डिटेल देखते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है, जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उसके अंगों का वर्णन हुआ है। इसको वैदिक ईश्वर के रूप में मानते हैं। आगे क्वेश्चन है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर होगा गृहस्थ। देखिए, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ये चार हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ एवं संन्यास। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी आप लोग की परीक्षा के भी विषय महत्वपूर्ण है। फिर ये 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। इसमें गृहस्थ आश्रम, इस समय मनुष्य अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष तक चलता है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ मनुष्य अपने पारिवारिक, सामाजिक और कर्तव्य दोनों का संतुलन करना होता है। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन संप्रदाय से था। सही उत्तर होगा संख्या दर्शन से। इसका डिटेल क्वेश्चंस देखते हैं। भारत में पहली शताब्दी से पूर्व 6 प्रमुख आस्तिक एवं आस्तिक मत के षड दर्शन कहते हैं, जिसमें संख्या योग, न्याय और विशेषिक मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। इस दर्शन को भारत के प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के भी विषय महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ दर्शन के नाम याद रखिएगा जिसके प्रवर्तक थे। योग के जो दर्शन थे प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कन्नाद और मीमांसा के आचार्य जैमिनी, वेदांता का महर्षि बादरायण। ठीक है, ये सभी आपके परीक्षा के विषय महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में कितने पुस्तकों में विभाजित की गई है? 10 मंडल में विभक्त की गई है। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक, 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आगे जो क्वेश्चन है 59, निम्न में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? सही उत्तर होगा आयुर्वेद। उपवेदों की उपबंधी माने जाते हैं 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदी है? सही उत्तर होगा ब्यास और सतलज। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच का संवाद के रूप में एक वचन है, ये नदियां ब्यास और सतलज है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अथर्ववेद के खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद में टोटल कितने खंड हैं? सही उत्तर होगा 20 खंड है, 731 सूक्त व लगभग 6000 ऋचाएं हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा रावी नदी को। रावी नदी को वैदिक काल में परुषणी नाम से जाना जाता है। दशरज्ञ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। याद रखेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आगे जो क्वेश्चंस है, रावी नदी का ऋग्वेद नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा परुषणी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है एसएससी ने। निम्नलिखित में से कौन 7 विद्वान आर्यों में तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, जिसका डिटेल आर्यों के उद्गम स्थल के बारे में विचार प्रचलित है। दयानंद सरस्वती, आर्यों का उद्गम स्थान तिब्बत था और मैक्स मुलर आर्यों का उद्गम स्थल मध्य एशिया था। गाइल्स और मैकडोनाल्ड आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण पूर्व यूरोप था। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव है। कुल कितने वेदांग हैं? तो वेदांग टोटल 6 है, याद रखेंगे। टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ये 6 वेदांग कौन है? चलिए इसका डिटेल देखते हैं। एक शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा स्वर शास्त्र, ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र, कल्प अनुष्ठान शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शब्द की उत्पत्ति और छंद में कविता। ये 6 है, याद रखिएगा। वेदांग 6 है। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान जो है कल्प को दर्शाता है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ था क्या? मवेशियों के स्वामी। याद रखेंगे, इस CHSL 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता
खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता। कमेंट करके बताएंगे। सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन अब हम लोग टॉपिक ले लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ इसको भी देख लेते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अग्रवती नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना, कविता की देवी और बुद्धि की तीव्र करने वाली कहा गया है। चलिए अब महाजनपद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एसएससी में प्रश्न को पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। सही उत्तर होगा कौन कौन सा नदियाँ? गंगा और सोन नदी जो है मगध महाजनपद से घिरा हुआ था। मगध के चारों ओर गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना, गया जिलों के भूभाग पर अवस्थित थी। इसकी राजधानी गिरिवर्ज थी। बाद में राजगीर व पाटलिपुत्रा बनी। आगे जो क्वेश्चंस पूछा गया है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये वज्जी का वैशाली था। याद रखना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण है जो कि महत्वपूर्ण याद रखना। महाजनपद की राजधानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यंग की चंपा, मगध का राजगीर यानी पाटलिपुत्र, वत्स कौशाम्बी, कौशल का श्रीवस्ती और मल्ला का कुशीनगर, असमक का पोतन, कंबोज का हाटक। देखिए राजगीर किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो ये आपका मगध की, पहले मगध की जो राजधानी थी राजगीर थी, इसके बाद उसे बदल करके पाटलिपुत्रा कर दिया गया। राजगीर महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व स्थल है। पौराणिक के अनुसार ब्रह्मा के पवित्र यज्ञ भूमि, सांस्कृतिक वैभव केंद्र तथा जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुवर्तनाथ स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के साधना भूमि यही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का मगध। चलिए इसका डिटेल कुछ लिखते हैं। मौर्य शासन के उत्थान के पहले 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु महाजनपद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार के लिए इसे मजबूत किया। मगध के निकट लोहे की भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लौह युग की उपयुक्त थी। साक्ष्य यह साबित करते हुए वैदिक काल के मगध भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। आगे क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान शक्तियाँ अस्तित्व में आई? सही उत्तर होगा 16 महाजनपद शक्तियाँ अस्तित्व में थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 16 महाजनपद उदय हुआ, जिसमें से वत्स की राजधानी 16 का नाम याद रखना है। वत्स का जो है कौशाम्बी, काशी का बनारस, अंग का चंपा, मगध का राजगीर, वज्जी का वैशाली, मिथिला कौशल का श्रीवस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ला को कुशीनगर, पंचाल का हिंद छत्र, छेदी का शक्तिमती और कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, गंधार का तक्षशिला, असमक का पोटली, सूरसेन का मथुरा और कंबोज का हाटक। ये आप लोग का 16 टोटल है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही
राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद थे। सही उत्तर होगा वैशाली। महाजनपद काल में वज्जी व मल्ल संघ थे। ऐसे राज्यों का शासन द्वारा ना होकर के होता था, जबकि महाजनपद राजाओं द्वारा होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? सही उत्तर होगा आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि सूत पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं तथा बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पट्टिका में भिक्षु भिक्षाणियों के संग जीवन से संबंधित विचार नियमित संग्रहित है। आगे जो क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर को महाजन पद की राजधानी माना जाता था। सही उत्तर होगा यंग। प्राचीन चंपा शहर को यंग को महाजन पद की राजधानी माना जाता था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मगध का उत्कर्ष। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? सही उत्तर होगा नंद वंश राज ने। ठीक है, नंद राजवंश ने मौर्य वंश ने निम्न में से किस राज्य पर मगध पर शासन किया? नंद वंश पर। देखिए क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं कुछ चीजें। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में पराजित किया। मगध पर एक नए राजवंश 322 ईसा से 184 ईसा पूर्व स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 350 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट देखते हैं। हर्यक वंश का काल 544 से 412 तक, शिशुनाग वंश का 412 से 344, नंद वंश का 344 से 324, मौर्य वंश का 322 से लेकर के 184 था। आगे क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के राजा थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? सही उत्तर होगा बिंबिसार के। जीवक का जो है नियुक्ति। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगादी पर 544 में बैठा। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध सम्राट के बिंबिसार के राजवेद थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रोदत्त पांडु रोग से ग्रसित थे, तब भी बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक राजगीर के गणिका सलावर्ती का पुत्र था। लोक लाज के कारण उसकी मां उसे राजगीर की गलियों में फेंक दिया था। जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा। वह बाल रोग और शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का बिंबिसार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का घनानंद। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार का पुत्र था। ये सभी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। सही उत्तर हो जाएगा आपका हर्यक वंश के शासक थे राजा अजातशत्रु। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र।
बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था, जहां पर सम्राट अजातशत्रु उत्तराधिकारी उज्जैन की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यह साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई और पाटलिपुत्रा का सत्ता केंद्र बनाया। ये सभी चीज़ था आपका कुछ महत्वपूर्ण ये 5 टॉपिक का, जिसको आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये टोटल क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर में सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।